सेक्शन 41 ऑफ सीआरपीसी के अकॉर्डिंग पुलिस ऑफिसर किसी भी इंसान को अरेस्ट कर सकती है विदाउट वारंट आफ्टर सेटिस्फाइंग द कंडीशंस विच आर मेंशन्ड देयरिन। बट यहाँ पर आज हमारे सामने क्वेश्चन ये है कि क्या पुलिस ऑफिसर सेक्शन 41 की पावर को एक्सरसाइज करके किसी जज को भी उसी तरह अरेस्ट कर सकती है जिस तरह वो किसी ऑर्डिनरी सिटीजन को अरेस्ट कर सकती है। इस क्वेश्चन के आंसर के लिए हमें रेफ़र करना होगा एक जजमेंट को। इस जजमेंट का नाम है दिल्ली जुडिशल सर्विसेज वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात। ये केस 1989 का है। गुजरात के खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में एक सीजीएम की पोस्टिंग हुई और उनकी पोस्टिंग के बाद उन्हें कुछ प्रॉब्लम्स आई लोकल पुलिस स्टेशन में पुलिस ऑफिसर्स के साथ, क्योंकि पुलिस ऑफिसर्स उनकी कोर्ट के साथ कोऑपरेट नहीं करते थे नोटिसेस के, सम्मन्स के या वारंट के सर्विसेज के रिलेशन में, जिसकी कंप्लेंट उन्होंने सीनियर पुलिस ऑफिसर्स को की। लेकिन इस कंप्लेंट के बाद जो उस पुलिस स्टेशन के, लोकल पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर थे, उनको ये बात अच्छी नहीं लगी। उन्होंने एक दिन उन सीजीएम को पुलिस स्टेशन बुलाया कुछ डॉक्यूमेंट के इंस्पेक्शन के रिलेशन में। जब सीजीएम पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं तो वहाँ पे उन्हें फोर्सफुली लिकर कंज्यूम कराया जाता है। उन्हें लिकर कंज्यूम कराने के बाद उन्हें उनके साथ मिसबिहेव किया जाता है, उन्हें असॉल्ट किया जाता है और उसके बाद उन्हें हैंडकफ कर लिया जाता है। अरेस्ट करके उन्हें हैंडकफ कर लिया जाता है और उन्हें मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए भेजा जाता है। सेम सिचुएशन में, सेम कंडीशन में उन्हें मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए भेजा जाता है। उन्हें मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए इसलिए भेजा जाता है क्योंकि उस टाइम गुजरात में एक लिकर प्रोहिबिशन लॉ था जिसके अंडर वो पुलिस ऑफिसर सीजीएम के अगेंस्ट केस बनाते हैं। और जब उन्हें मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए भेजा जाता है तो उन्हें सारी पब्लिक के सामने सेम कंडीशन में उन्हें दिखाया जाता है। सारी पब्लिक उन्हें देखती है कि वो हैंडकफ होते हैं, जो सीजीएम होते हैं वो हैंडकफ होते हैं और उनकी बॉडी पे एक मोटी रोप बंधी होती है। इसी सेम कंडीशन में उन्हें मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए ले जाया जाता है। मेडिकल एग्जामिनेशन के बाद एक प्रेस मीट होती है, वहाँ पे प्रेस के कई सारे लोगों को बुलाया जाता है। वो सभी लोग उनकी सीजीएम की फ़ोटो लेते हैं सेम कंडीशन में, जहाँ पे उनके हाथों में हैंडकफ है और उनकी बॉडी पे एक मोटी रोप बंधी हुई है। उस कंडीशन में उन्हें उनकी फ़ोटोज़ वगैरह प्रेस लेती है और वो फ़ोटोज़ पूरे इंडिया में सर्कुलेट होती है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में कई सारी पिटिशन्स फाइल होती हैं। कई सारे लॉयर्स के एसोसिएशन और जजेस के एसोसिएशन सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच करते हैं, पिटीशंस फाइल की जाती है और ये कहा जाता है कि जो एरिंग पुलिस ऑफिसर्स हैं उनके अगेंस्ट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग्स इनिशिएट हो और उन्हें एडिक्वेट पनिशमेंट दी जाए। लेकिन इस केस में जो पुलिस ऑफिसर्स होते हैं उनकी तरफ से एक सबसे मेजर जो ऑब्जेक्शन रेज़ किया जाता है वो ऑब्जेक्शन ये होता है कि सुप्रीम कोर्ट के पास पावर नहीं है। अंडर आर्टिकल 129 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर नहीं है कि वो किसी दूसरे कोर्ट की कंटेम्प्ट के लिए किसी को पनिश कर सके। सुप्रीम कोर्ट सिर्फ अपने कोर्ट की कंटेम्प्ट के लिए ही किसी को पनिश कर सकती है, ना कि किसी दूसरे कोर्ट की कंटेम्प्ट के लिए। दूसरी सबऑर्डिनेट कोर्ट की कंटेम्प्ट के लिए सिर्फ हाई कोर्ट पनिश कर सकती है जिसने भी कंटेम्प्ट किया हो, सुप्रीम कोर्ट नहीं कर सकती। ऐसा ऑब्जेक्शन रेज़ किया जाता है, लेकिन कोर्ट ऐसा नहीं मानती है। सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि सुप्रीम कोर्ट के पास आर्टिकल 29 में भी और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स एक्ट में भी पावर है कि वो किसी भी इंसान को पनिश कर सकती है जो किसी भी कोर्ट की कंटेम्प्ट करता है। इस केस में कोर्ट जितने भी एरिंग पुलिस ऑफिसर्स होते हैं उन सबको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए पनिश करती है, उनको गिल्टी मानती है और उन सभी को पनिश करती है। लेकिन इसके अलावा इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट कुछ गाइडलाइंस इशू करती है जजेस के अरेस्ट के रिलेशन में। लेकिन ये गाइडलाइंस इशू करने से पहले सुप्रीम कोर्ट ये बात क्लेरिफाई करती है कि जजेस भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग के लिए उसी तरह लाइबल हैं जिस तरह कोई ऑर्डिनरी सिटीज़न होता है। लेकिन जुडिशरी के इंडिपेंडेंस को बरकरार रखने के लिए ये ज़रूरी है कि जजेस की अननेसेसरी हरासमेंट ना हो। इसलिए सुप्रीम कोर्ट कुछ गाइडलाइंस इशू करती है उनके अरेस्ट के रिलेशन में, जिसमें पहली गाइडलाइन ये होती है कि जब भी किसी जज की अरेस्ट की जाएगी तो उसकी इन्फॉर्मेशन डिस्ट्रिक्ट जज या हाई कोर्ट को दी जाएगी। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि जब भी किसी जज को अरेस्ट किया जाएगा उसे डायरेक्टली पुलिस स्टेशन लेके नहीं जाया जाएगा। पुलिस स्टेशन ले जाने के लिए ज़रूरी है कि जो डिस्ट्रिक्ट जज हैं उनका प्रायर ऑर्डर हो, अगर वो अवेलेबल हैं तो। अगर वो अवेलेबल नहीं है तो इस ऑर्डर की ज़रूरत नहीं है, उन्हें पुलिस स्टेशन ले जाया जा सकता है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ये भी कहती है कि
जब भी किसी जज को अरेस्ट किया जाएगा तो उन्हें फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराई जाएगी कि वो अपने फैमिली मेम्बर से, अपने लीगल एडवाइज़र से, अपने फेलो जुडिशल ऑफिसर से कम्युनिकेट कर सकें, उनसे बात कर सकें, उनसे डिस्कस कर सकें। और इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ये भी गाइडलाइन देती है कि जजेस को अरेस्ट करने के बाद उन्हें हैंडकफ नहीं किया जाएगा। अगर उन्हें हैंडकफ करना है तो इसके लिए ज़रूरी है कि उनकी तरफ से कोई फ़िज़िकल रेजिस्टेंस हो। जब तक जजेस कोई फ़िज़िकल रेजिस्टेंस अरेस्ट के अगेंस्ट शो नहीं करते हैं तब तक उनको हैंडकफ नहीं किया जा सकता। ये सुप्रीम कोर्ट क्लैरिफाई करता है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ये भी कहती है कि जब किसी जज को अरेस्ट किया जाता है तो उसकी स्टेटमेंट आप तब तक रिकॉर्ड नहीं कर सकते जब तक उनके एडवोकेट वहाँ पे प्रेजेंट ना हो। इसका मतलब एक जज के एडवोकेट की एब्सेंस में उनकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड नहीं की जा सकती। थैंक यू।